नमस्ते। सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस 2020 दिसंबर 2020 का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 2 यानी कि 51 से 100 तक। मैं हूं सीएस केके अग्रवाल और हमारी वेबसाइट है taxbykk.com और हमने 1 से लेकर 50 ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया, यूट्यूब में अवेलेबल है, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। अब हम लोग करते हैं डिस्कशन। इसका क्वेश्चन नंबर एक बार सेट कर लेता हूं। सेट हो गया तो क्वेश्चन नंबर 51 आसान सा क्वेश्चन। द मैकेनिज्म ऑफ जीएसटी काउंसिल इज टू इंश्योर हार्मोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ जीएसटी। ये आपको आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। हार्मोनाइजेशन वर्ड लिखा हुआ है। बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स एज वेल एज अमंग्स द स्टेट्स। द चेयरपर्सन यानी कि सेंटर और स्टेट में हार्मोनाइजेशन हो, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, और आपस में स्टेट में भी हार्मोनाइजेशन हो और यूनियन टेरिटरी में भी। द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। वाइस चेयरमैन के बारे में कोई बात नहीं करता, तो वाइस चेयरमैन कौन है? आपस में सेलेक्ट करके वाइस चेयरमैन सेलेक्ट होगा आपस में। क्वेश्चन नंबर 52 जीएसटी इज कवर्ड अंडर 5 लेजिस्लेशंस, और ये 5 लेजिस्लेशंस कौन कौन से? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, उप्स गलती हो गई, आईजीएसटी एंड कंपनसेशन। तो ये 5 legislations। तो जीएसटी इज कवर्ड अंडर 5 legislations whereas integrated GST, compensation cess and central GST are being charged by central government। तो ये इंटीग्रेटेड जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगी, ये सब उसमें लिखा हुआ भी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और फिर गवर्नमेंट शेयर कर लेती है इंटीग्रेटेड जीएसटी का पैसा स्टेट के साथ, कंपनसेशन सेस स्टेट के साथ। 53 GST Council is the apex body constituted under dash for making recommendation under Article 279A for making recommendation on the various issues relating to policy making formulations of principle this having its headquarters located at New Delhi। मैं आपको सच बताऊं, हमने कहीं नहीं देखा कि इसका जीएसटी काउंसिल का कोई हेडक्वार्टर भी है, न मैंने कहीं पढ़ा है इसको, कहीं लॉ में कहीं लिखा हुआ है। आई डिड नॉट फाइंड इट। तो मान के चलते हैं दिल्ली है, अब क्या करें। ए 53 अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हो, कहीं लिखा हुआ मिलना चाहिए मुझे नहीं मिला, आपको मिला तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 54 supply of goods by principal to his agent where the agent undertakes to supply such goods on behalf of the principal and supply this। शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है कि if there is a supply without consideration it will be treated as supply। तो आंसर सी होगा। वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विसेज है, वो तो शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है। अगर शेड्यूल 2 एप्लीकेबल नहीं होता तो देन वी चेक कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। तो फिलहाल इसका शेड्यूल 1 से रिलेटेड है, इसलिए आंसर सी है। 55 two or more taxable supplies or are deliberately bundled, तो obviously mixed supply है 55A में। 56 few activities as specified in schedule 3, तो schedule 3 वो है कि जो सप्लाई ही नहीं है, neither supply of goods nor supply of service, बेसिकली सप्लाई ही नहीं मानेंगे। तो एक्शनेबल क्लेम्स नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, लेकिन लॉटरी एंड बेटिंग एंड गैम्बलिंग विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, इसीलिए लिखा हुआ अदर देन लॉटरी, बेटिंग, BETTING, गैम्बलिंग। तो नो सर्विसेज फ्रॉम एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, नो नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। लेकिन रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, यहां पर रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी में उनको लिखना चाहिए, नहीं ठीक लिखा, रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी चाहे रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई। वो तो बाद में जाके एग्जाम्पशन दिया गया है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का। तो आंसर 1, 2 एंड 3 आएगा। 57 सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 विच डिफाइंस कंपोजिट सप्लाई दिस किस रेट से? प्रिंसिपल सप्लाई का जो रेट है वही रेट लगेगा। और एग्जांपल तो आपको बहुत सारे पता है, लैपटॉप के साथ आप लैपटॉप बैग देते हैं तो लैपटॉप का रेट मान लीजिए 18% है, लैपटॉप बैग का रेट 12% हो, तो 18% प्रिंसिपल सप्लाई लैपटॉप है तो बैग के ऊपर भी 18% ही लग जाएगा। 58 सेक्शन 10 से रिलेटेड है, जहां पर टर्नओवर ऑफ दिस, तो टर्नओवर 1 करोड़ है या 75 लाख है? 50 लाख का तो कॉन्सेप्ट 1.5 करोड़ है या 75 लाख है? 1 करोड़ का कॉन्सेप्ट हट चुका, 50 लाख का कॉन्सेप्ट भी हट चुका है। तो अगर आप देखेंगे तो ये तो ऐसे ही बिना जाने हुए 1.5 करोड़ 75 लाख।
However, in the states of Arunachal Pradesh and Uttarakhand, that aggregate turnover limit will be 75 lakh. वैसे तो 1.5 करोड़ है, लेकिन कुछ स्टेट्स में, सिर्फ अरुणाचल और उत्तराखंड नहीं, और भी कई सारे स्टेट्स हैं जहां पर टर्नओवर 75 लाख का है। जहां पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मणिपुर है, MMNT, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड एंड त्रिपुरा, वहां भी 75 लाख है। इसके बाद हम लोग आते हैं 59 में, एक कॉम्बो पैक ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, तो ये हेयर ड्रायर ये सब है, तो ये सारा मिक्स सप्लाई हो जाएगा, और जो हाईएस्ट रेट लगेगा 28%, सबको जोड़ लिया, 28% ऑफ 2400, 672 विल बी द आंसर। 60, a person opting to pay tax as per section 10 of CGST Act. CS इंस्टीट्यूट से तो यही गुजारिश है कि ऐसा पूछिए कि आप क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि बच्चा रटता है, फॉर्म नंबर ये सब आप पूछते हैं, बच्चा रटता है, और ये भी वो फॉर्म आपने पूछा है जो 2017 में खत्म हो चुका है। ये तो जब आया था जब माइग्रेशन का केस था, तब का वो क्वेश्चन आपने पूछ लिया। सी आंसर है। नेक्स्ट, the government being satisfied that in the public interest it is so to do, it may on the recommendation, तो सेक्शन 11 में एग्जामिशन नोटिफिकेशन वो लेके आता है और ऑर्डर के थ्रू भी लेके आ सकते हैं, तो इसका आंसर है डी, 61 का डी। 62, the liability to pay GST would depend upon the mechanism the transaction aligns to this, तो ये बेसिकली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। इसका अगर आप पढ़ें तो जो सप्लायर है वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करता, जीएसटी कलेक्ट नहीं करता, टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑन सच सप्लाई इज पेड बाय द रिसिपिएंट, तो कौन सा होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अभी जब ये लिखता है नीदर इश्यूज टैक्स इनवॉइस, ऐसा है बिल्कुल है नहीं, हर केस में जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा, हर केस में है, लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है तो सप्लायर में इशू इनवॉइस, अगर वो रजिस्टर्ड है उसको टिक लगाना पड़ता है, दिस ट्रांजेक्शन फॉल्स इन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो वैसे इसका आंसर सी होगा, लेकिन ये लाइन गड़बड़ है, नीदर इश्यूज इनवॉइस। फिर the exempt supply has been defined as this, find out which of the following is covered as an exempt supply under GST। तो ब्रांडेड आटा, बेसन, मैदा, ये टैक्सेबल सप्लाई, अगर हम ब्रांडेड नहीं होता, आटा चक्की में जाके आप आटा पिसवाते हैं या आटा खरीदते हैं जो उसके बोरे से निकाल के देता है आटा, बेसन, मैदा, तो वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर ब्रांडेड है, शक्ति भोग आटा, पतंजलि का आटा, ITC का आटा, ये सब टैक्सेबल हो जाएगा, ब्रांडेड है, चाहे ब्रांडेड लोकल ही क्यों ना हो, मैं अगर अपना मार्का लगा देता हूं तो ब्रांडेड हो गया, टैक्सेबल हो जाएगा। सर्विसेज बाय पोस्ट ऑफिस, सिर्फ इतना लाइन लिखने से नहीं होता, देयर आर सर्टन स्पीड पोस्ट टैक्सेबल है, एक्सप्रेस मेल टैक्सेबल है, लेकिन जनरल मेल ये सब टैक्सेबल नहीं है, तो सर्विसेज बाय पोस्ट ऑफिस इसीलिए हमने एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल दोनों लिखा है। लेकिन हाँ, सर्विसेज बाय IRDA, सेबी, RBI, EPFO पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, लेकिन जब वो लिखते हैं सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, तो AC वाला टैक्सेबल है, नॉन AC वाला एग्जेम्प्ट है, ये भी तो है, तो इसीलिए हमने एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल लिख दिया, लेकिन इसको ऑप्शन चुनना हो तो मैं C चुनूंगा, ये वाला पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। इसके बाद हम लोग आते हैं 64, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, तो ऑब्वियसली इंटरस्टेट सप्लाई है। रामीज अहमद, अनरजिस्टर्ड पर्सन बेस्ड इन लखनऊ, engages the services of an event management company based in Delhi, तो यहाँ पर क्योंकि अनरजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ जहाँ पर ये हुआ है, ये वेडिंग जहाँ हुआ है, तो दैट इज इन जयपुर, द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस शैल बी जयपुर एंड ऑब्वियसली IGST लगेगा। लेकिन यही अगर रजिस्टर्ड होता तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन होता, लेकिन याद रखिएगा ये इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू करवा रहा है, इसलिए सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 है। अगर ये इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू नहीं होता, डायरेक्ट जयपुर में किसी पैलेस को बुक करता, तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 लगता। सेक्शन 66, द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एज डिफाइंड इन सेक्शन 12 सबसेक्शन 9 ऑफ द IGST एक्ट प्रोवाइडेड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी द लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, बिल्कुल ठीक है। 67, A to Z लिमिटेड सप्लाइड गुड्स फ्रॉम इट्स फैक्ट्री एट बीकानेर। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें ये पूरा पूछता है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, द गुड्स रिमूव हुआ 9 सितंबर 2019 को, और जिस दिन गुड्स रिमूव हो रहा है उस दिन या उससे पहले उसको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, जिस दिन गुड्स रिमूव हुआ है वही तो टाइम ऑफ सप्लाई होना चाहिए। देखिए हम लोग अपनी बुक में दिखला रहे हैं,
The time of supply of goods shall be earlier of the following dates: the date of issue of invoice or the last date on which is required to issue the invoice with respect to the supply. ये सेक्शन 31 में लिखा हुआ है, when is required to issue the invoice? At the time of removal of goods, before or at the time of removal of goods. Therefore, time of supply 9 September 2019 आएगा, बाकी वो कुछ भी करता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता. B will be the answer. फिर द टाइम ऑफ सप्लाई एज पर जीएसटी एक्ट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म विल बी, तो ये बहुत आसान था और ये इन्होंने लिखा नहीं है. द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज, गुड्स है तो 30 डेज वाला लिमिट है और अगर सर्विसेज है तो 60 डेज की लिमिट है. तो खैर इन्होंने जब ऑप्शन ही अर्लीस्ट ऑफ ए बी और सी है तो सी आंसर, डी विल बी द आंसर. 69. अभी एडवांस ऑफ 75,000 वर रिसीव्ड ऑन 25 अगस्त. सर्विसेज इस दिन रेंडर हुआ, इनवॉइस भी इसी दिन रेंडर हुआ है. टोटल इनवॉइस वैल्यू है 3 लाख की. ठीक है. अब 12 सितंबर से पहले जो पैसा मिल गया है दैट विल बी ट्रीटेड एज एडवांस 75,000 और दिस 12 सितंबर 2019 विल बी ट्रीटेड एज टाइम ऑफ सप्लाई. तो दो टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा, एक 25 अगस्त, दूसरा 12 सितंबर. 25 अगस्त को वो 75,000, 12 सितंबर को 2,25,000. तो आंसर विल बी सी. 70. Nandita buys a vouchers from Shoppers Stop on 14 फरवरी फॉर ए वैल्यू एंड गिफ्ट. अब देखिए इन्होंने एक कुछ लिखा नहीं है कि वाउचर जो मैं दूंगा उसके बदले में गुड्स लूंगा, तो वो गुड्स आइडेंटिफिएबल तो होना चाहिए. शॉपर स्टॉप गुड्स ही बेचेगा, गुड्स कौन सा मैं गुड्स लूंगा वो आइडेंटिफिएबल होना चाहिए. अगर आइडेंटिफिएबल है तो जिस दिन वाउचर इश्यू हुआ है दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. अगर आइडेंटिफिएबल नहीं है तो जिस दिन मैं रिडीम करवा रहा हूं दैट इज 1 मार्च. अब मैं इसमें कौन सा आंसर चुनूं भाई, कौन सा आंसर चुनूं? नॉन ऑफ द अबव. तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में. अब नेक्स्ट करते हैं. कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा आपने क्या किया है. A machine which is taxable under GST at the rate of 18% was supplied on 10th June, for which invoice was issued by the supplier on 3rd August and payment was received on 10th August. तो ये बहुत गलत काम किया है कि 10 जून को जब गुड्स सप्लाई हो गया तो 10 जून को उसको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए, लेकिन नहीं किया. उसने इनवॉइस भी बाद में इशू किया, पेमेंट भी बाद में आई है. चलिए पेमेंट तो बाद में आती रहे, कोई दिक्कत नहीं है. तो न्यू रेट लगेगा और न्यू रेट क्या है? 12%. 12%. अब देखिए होगा क्या, 12% में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12% लगा दें, लेकिन इसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. 72. सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी, सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 में इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि कौन सी वैल्यू इंक्लूड नहीं करता. तो उसमें डिस्काउंट के बारे में लिखा हुआ है. तो एक होता है प्री सेल डिस्काउंट जो इनवॉइस में रिकॉर्डेड होता है, एक पोस्ट सेल डिस्काउंट जो इनवॉइस में रिकॉर्डेड नहीं होता. आप उसके लिए क्रेडिट नोट इशू करते हैं. तो यहां पर लिखा हुआ है डिस्काउंट रिकॉर्डेड इन इनवॉइस. तो कमीशन तो इंक्लूड होता है, इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, लेट फी और पेनाल्टी भी इंक्लूड होता है. इंटरेस्ट कौन सा? अगर आप लेट पेमेंट करेंगे तो यहां पर बी आंसर आएगा. 73. धनवर्षा इज लॉटरी ऑथराइज ऑन 21 मार्च दिस 500 रुपए की फेस वैल्यू है और इसमें नोटिफाई उसने कितना किया उससे कोई मतलब नहीं है. 500 रुपया फेस वैल्यू है, 500 रुपये पे मैं बैक कैलकुलेशन करूंगा 28% के हिसाब से, तो यह आएगा 391. तो 391 विल बी द आंसर. और इसका रूल दिया ही हुआ है 31A में, आप पढ़ लीजिएगा. 74. टोयोटा इनोवा कार परचेज बाय बाबूलाल ऑफ दिस. मैं आपको अगर इसका पूरा बताऊं तो ये रूल 32 सब रूल 5 है, जहां पर मार्जिन मनी के बेसिस पे टैक्सेबिलिटी आएगी. वैसे जनरल तो क्या होता है, जितने रुपए में बेचा उस पर जीएसटी लगता है, लेकिन बैंक के ये केस में व्हेन दे रीप्रोसेस द कार तो ये 13,75,000 आंसर नहीं आएगा. आंसर आएगा 62,500. कैसे आएगा मैं आपको एक बार लॉ दिखलाता हूं. ये हमारी बुक और वैल्यूएशन. देखिए मार्जिन स्कीम इन सेकेंड हैंड गुड्स, जहां पर लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट, देखिए यहां पर मैं पहले पढ़ता हूं, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द परचेज प्राइस. अब इन्होंने लिखा परचेज प्राइस का एक एक्सेप्शन बनाया, प्रोवाइडेड दैट द परचेज वैल्यू ऑफ गुड्स रीप्रोसेस्ड फ्रॉम ए डिफॉल्टिंग बोरोअर हु इज नॉट रजिस्टर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ लोन और डेट
shall be deemed to be the purchase price of such goods by defaulting or reduced by 5% points for every quarter or part thereof between the date of purchase and date of disposal by the person making such a repossession. अब हम लोग दोबारा आते हैं इसमें. अब अगर हम लोग देखेंगे तो डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 2019, डेट ऑफ डिस्पोजल इज 11 जनवरी 2020. तो इनका अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा, पीरियड क्वार्टर निकालूंगा, तो 7 क्वार्टर आता है. तो 17,50,000 5% इंटू 5x 5 क्वार्टर आ रहा है. इसका मतलब 5 क्वार्टर माइनस किया तो ये आ गया 4,37,500. 17,50,000 माइनस 4,37,500, ये आएगा 13,12,500 विल बी द परचेज प्राइस. सेल प्राइस क्या है? सेल प्राइस क्या है? 13,75,000. तो 13,12,500 में खरीदा, ज्यादा में बेचा, तो 62,500 इज द डिफरेंस. इसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए, जो यहाँ पर है ही नहीं ऑप्शन में. इन्होंने कैसे निकाला है भगवान मालिक है. जिन्होंने भी क्वेश्चन बनाया होगा उनको या तो रूल 32 सब रूल 5 के बारे में नहीं पता होगा, और ये सब रूल 32 सब रूल 5 75. Mishra Enterprises of Ahmedabad had made supplies of 3,50,000 to Beta Enterprise of Ahmedabad. म्यूनसिपल अथॉरिटी ये सब दिया हुआ. इसमें जो एक चीज जो दी हुई है कि अब ऐसे एक एक करके 3,50,000 पे टैक्स लगेगा, 35,000 वैल्यूएशन रूल के अकॉर्डिंग इस पे भी जीएसटी लगेगा. ये तो 42,000 हटा देता हूँ, पैकिंग चार्जेस पे लगेगा, और नॉट इंक्लूडेड तो इंक्लूड कर दिया. सब्सिडी 20 ये भी इंक्लूड होगा. डिस्काउंट माइनस हो जाएगा. तो हमने सब कुछ जोड़ा, डिस्काउंट माइनस किया, तो आंसर आया 401,800. डी इज द आंसर. 76 में आते हैं ना. 76 में देखिए, अगर रूल 35, वैसे तो आपको इनवॉइस में सेपरेटली सीजीएसटी और एसजीएसटी शो करना चाहिए, लेकिन अगर आपने शो नहीं किया है तो जितना भी अमाउंट कलेक्ट किया है दैट विल बी ट्रीटेड एज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. तो हमने बैक कैलकुलेशन करके 4 लाख आंसर निकाल लिया. ए आंसर है. 77 आईटीसी एज पर सेक्शन 16. तो 16 में लिखा हुआ कि भैया आपके पास टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट होना चाहिए, रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए, टैक्स हैज बीन पेड टू सप्लायर, नहीं पेड बाय सप्लायर होना चाहिए, फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39 बाय रिसिपिएंट. बाय रिसिपिएंट क्लेम करेगा तब ना. तो ये ऑल द अबव 4, सी इज द आंसर, सॉरी डी इज द आंसर. 78 रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी एज पर सेक्शन 18 सबसे अगेन. तो यहाँ पर 1 ईयर आंसर 1. तो ये आप देख लीजिएगा. चेतन प्रसाद परचेज मशीन वैल्यू ऑफ दिस ऑन विच जीएसटी 18% was charged or invoiced the machine was used by him. ठीक है. तो इसमें क्या हो रहा है कि 2,50,000 का मशीन खरीदा, और उस मशीन से जो भी गुड सप्लाई होता था वो एग्जेम्प्टेड था, लेकिन 1 नवंबर को वो टैक्सेबल कर दिया गया. अब हम लोग क्या करेंगे, उसको अब आईटीसी क्लेम करना है. तो आईटीसी कितना क्लेम करेगा? एग्जम्पशन वाला हटा देंगे. तो हमने एग्जम्पशन वाला हटा दिया. 7 क्वार्टर का जो बचा हुआ है, अरे वो लिखना भूल गए हम लोग. तो ये आंसर आएगा 29,250. 29,250 ये आंसर आएगा. जब हम लोग 5% इंटू 7 इंटू 45,000 करूंगा मैं, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया 5% पर क्वार्टर. इसमें एक खास बात है, देखिए रूल 40 सब रूल 2 लिखा हुआ है, जबकि ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा. रूल जो एप्लीकेबल होगा वो रूल 43 एप्लीकेबल होगा. ये तो तब एप्लीकेबल होता है व्हेन यू सेल दिस मशीन. मशीन बिका नहीं है, मशीन वहीं का वहीं है. नाउ द मशीन इज बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई. तो आंसर 29,250 आएगा. रूल 80, सॉरी क्वेश्चन नंबर 80. आइनॉक्स लिमिटेड एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग. ठीक, आईटीसी किस पे मिलेगा? तो फूड पेस्ट्रीज ब्लॉक्ड है. मशीन कैपिटलाइज विद टैक्स टू क्लेम डिप्रिसिएशन, ये भी ब्लॉक हो गया. तो ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 है, ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो जो क्रेडिट अवेलेबल है 3 + 2 5 लाख का, बी आंसर है. अब 81 में आते हैं. सेक्शन 24 जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का है, तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा. इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स को यस लेना पड़ेगा. यही सर्विसेज होता तो नहीं लेना पड़ता, क्योंकि सेक्शन 23 में जाके एग्जाम्पशन है, और उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता जब एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख या 20 लाख. पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज कंपलसरी है, लेकिन जब आप रिवर्स चार्ज के कई सारे प्रोविजंस आप पढ़ेंगे तो कहीं कहीं एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है.
ए पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51, यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो दूसरे का गुड्स अपने वेबसाइट में बेचते हैं उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो सभी के लिए है, डी आंसर है 82। ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एज पर रूल 13, तो कुछ तो आप फॉर्म नहीं पूछना चाहिए सीएस एक्सिक्यूटिव लेवल में। किताब खोल के देख लेंगे जब प्रैक्टिस में आएंगे, तो ये फॉर्म याद करके कौन सा तीर मार लेंगे, कॉन्सेप्ट पूछें आप। तो रूल 13 है REG 9 5 days। 83 अगेन फॉर्म आ गया कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, अब आप रजिस्ट्रेशन को रीस्टोर करना चाहते हैं, रिवोकेशन, तो उसका वो ऑर्डर पास करेगा REG 14 में विद इन 15 days। फिर वही तो है ना, वही है ना, sorry, the registered person shall submit an application as per rule 19 of CGST rules where there is any change in the particulars furnished in the application or registration in form number 14 within 15 days of such change। और चेंज कई तरह के, एक कोर चेंजेस है और एक जैसे ईमेल चेंज करना हुआ, फोन नंबर चेंज करना होता है, ऐसे पोर्टल में जाके आप चेंज कर देते हैं। लेकिन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ये सब है तो आपको REG 14 यूज करना पड़ेगा। रूल 23, यस, ये रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वाला है, उसके लिए अगेन फॉर्म उन्होंने पूछ लिया, REG 22 विद इन 7 days। 85 सेक्शन 35 वाला है, रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड कीप एट हिज रजिस्टर्ड ऑफिस। कौन कौन सा रिकॉर्ड, सभी तरह के रिकॉर्ड, जितना भी लिखा हुआ, तो आप सेक्शन 35 पढ़ेंगे तो डी आंसर आएगा। इसके बाद अभी देखते हैं 86, एज पर सेक्शन 36 ऑफ CGST एक्ट, रजिस्टर्ड पर्सन हु इज पार्टी टू एन अपील। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, वैसे तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है वो 72 मंथ्स के लिए मेंटेन करना पड़ता है, ऑलमोस्ट 6 years। लेकिन अगर आपका केस अपेलेट अथॉरिटी के पास है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको बार बार अपेलेट अथॉरिटी मंगवा सकती है देखने के लिए, तो वो प्रूफ आपके पास होना चाहिए। और आपका केस अगर 15 साल तक चल रहा है तो 15 साल तक आपके पास होना चाहिए, प्लस 1 साल और, केस खत्म होने के 1 साल बाद और होना चाहिए। तो आफ्टर, तो 1 year आफ्टर डिस्पोजल ऑफ सच अपील और रिवीजन एज द केस में बी। तो 86 का डी आंसर आएगा। 87 अगेन फॉर्म है। अब देखिए मैं इस फॉर्म में क्या, जब मैं पढ़ रहा था तो बहुत अजीब सा लगा। ए रजिस्टर्ड पर्सन और टैक्स पेयर ऑप्टिंग अंडर कंपोजिशन लेवाई एज पर द प्रोविजंस कंटेन्ड अंडर दिस इज रिक्वायर्ड टू फाइल एन एनुअल रिटर्न। जैसे ही मैंने एनुअल रिटर्न पढ़ा तो मैं 9A ढूंढने लगा, 9A मुझे मिला ही नहीं। फिर GSTR 4 भी एनुअल हो चुका है, लेकिन ये आज भी रिटर्न के नाम से है, तो एनुअल, लेकिन आज भी ये रिटर्न के ही नाम से है। वहां किसी भी लॉ में फाइल्ड एनुअली तो जरूर लिखा होगा, लेकिन एनुअल रिटर्न तो ये बिल्कुल नहीं है। इन फॉर्म नंबर 4, लास्ट डेट 30 अप्रैल। सी इज द आंसर, सॉरी बी इज द आंसर। 88 इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर शैल बी मेंटेन्ड। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आप कुछ भी पेमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट पेमेंट कीजिए, आउटपुट टैक्स पेमेंट कीजिए, पेनल्टी एंड फीस पेमेंट कीजिए, ऑल ऑफ द अबव। लेकिन IT से, इनपुट टैक्स क्रेडिट से आप इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर सकते, पेनल्टी एंड फी पेमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ आउटपुट टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर लिखा हुआ है इसलिए ऑल ऑफ द अबव। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर लिखा होता तो मैं लिखता आउटपुट टैक्स, बी आंसर होता उसके बाद। अब आते हैं 89 सेक्शन 49 सबसेक्शन 7 रूल 85 रिक्वायर्ड टू मेंटेन क्या, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर्ड। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर GST PMT 01 और डिपार्टमेंट मेंटेन करेगा कॉमन पोर्टल में। 90 रिफंड के लिए आप अप्लाई करते हैं, रिफंड आपको 60 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी पेबल एट द रेट ऑफ 6%। बी आंसर है 90 का बी। क्यों डाला हुआ पता नहीं, ये सब रिफंड उफंड का सिलेबस इतना डिटेल है। रिफंड हमने कम से कम 15 घंटे से रिफंड पे बोला है, और मैं CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स को कहूँ कि रिफंड भी पढ़ लो, कस्टम्स एक्ट भी पढ़ लो, यानी कि आपको मैं सिर्फ इनकम टैक्स का 250 घंटे का सिलेबस पकड़ा दिया इन्होंने। पूरी तरह से फेल हो जाएंगे स्टूडेंट्स अगर वो इतना करेंगे तो। स्पेशल ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एज पर सेक्शन 66 शैल बी कैरिड आउट बाय। देखिए यहाँ पर आप सेक्शन 66 पढ़ेंगे तो चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट दोनों एम्पावर्ड है। और जब दोनों एम्पावर्ड हैं तो उनको मैक्सिमम पीरियड 90 डेज में, अच्छा इंक्लूसिव ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड लिखा हुआ है, मैंने ये देखा नहीं, अभी जब मैं आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ।
तो CA में दोनों 90 प्लस 90 180 डेज, तो ये आंसर होगा, डी आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इंक्लूडिंग एक्सटेंडेड पीरियड 1, डी आंसर है। 92, अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग सेटअप किया गया। होता क्या है कि मैं एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में अपील फाइल करता हूं और वो स्टेट गवर्नमेंट, पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट, हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है। जब अपना अपना एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है, उसने कोई जजमेंट पास कर दिया और इसमें लोग जो बैठे हुए हैं वो डिपार्टमेंटल के लोग बैठे हुए हैं, तो वो शायद गलती कर सके, बायस्ड हो जाए, तो उनके लिए आप एडवांस रूलिंग जो अथॉरिटी जो रूलिंग प्रोवाइड करेगी उसके अगेंस्ट आप अपील में भी जा सकते हैं। तो इसीलिए लिखा हुआ अपील्स अगेंस्ट रूलिंग प्रोनाउंस्ड बाय अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, डी आंसर है। तो अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। इसके ऊपर और है नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, NAAR, वो नहीं पूछा, थैंक गॉड। थर्ड, ये बहुत ही बकवास क्वेश्चन मुझे लगा, क्यों पूछते हैं, क्या मतलब, क्या आप CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट से या CS के स्टूडेंट से टैक्स में आप उनसे आप क्या चाहते हैं कि वो रट्टाबाजी करे या कुछ तो कॉन्सेप्ट पूछ लीजिए। आधे से जब मैंने 100 के 100 क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैंने रिकॉर्डिंग कर चुका हूं, मैंने एक एक क्वेश्चन पढ़ा है, मोस्टली रट्टाबाजी है। एक भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मुझे ढंग का नजर भी नहीं आया, न इनकम टैक्स में न GST में, खाली रट्टाबाजी। पैन नंबर कहाँ देंगे, ये कहाँ देंगे, उफ, पता नहीं क्या होगा। चलिए, तो इसका आंसर डी है, डी है। यही अगर 1920 है इसलिए डी है, अगर 1819 होता तो 4 होता। जैसे जैसे ईयर बढ़ता जाएगा ये बढ़ता जाएगा। 94 कस्टम्स आ गया। अब ये कस्टम्स में उन्होंने लिखा ओवरव्यू ऑफ कस्टम्स। ओवरव्यू ऑफ कस्टम्स के नाम पे उन्होंने वैल्यूएशन पूछ लिया, और भी पता नहीं क्या क्या पूछा, देखते हैं। एज पर रूल 3 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, CIF वैल्यू जो आप कैलकुलेट करते हैं, तो FOB वैल्यू क्या होता है। मान लीजिए मैं USA से कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूं, तो USA के पोर्ट तक जो वैल्यू है दैट इज FOB वैल्यू, और USA से इंडिया लाने का जो फ्रेट लगेगा, जो इंश्योरेंस लगेगा, उसको मैं जोड़ दूंगा तो ये कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट वैल्यू हो जाएगा, CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो B विल बी द आंसर। इसके बाद 95 कस्टम ड्यूटी अंडर द कस्टम्स एक्ट, दिस रूल 10 फॉलो करना है। रूल 10 फॉलो करता हूं तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। ये एयर फ्रेट है, एयर फ्रेट में लिखा हुआ है, रूल 10 पढ़ेंगे तो वो 20% ऑफ FOB वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैं 6,35,000 का मैं अगर 20% निकालता हूं तो ये 1,27,000 आता है। इसीलिए मैंने इसको 1,27,000 जोड़ा है, और इन तीनों को जोड़ने के बाद आंसर आएगा 7,65,000। आंसर इज बी। 96 ascertain the assessable value in US dollar of the consignment of machine imported in India from US on the basis of information or this इसमें ये सब दिया हुआ है। अब देखिए ये सब हम लोग जोड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ट्रांसपोर्ट चार्ज जोड़ूंगा, हैंडलिंग चार्ज जोड़ूंगा। हैंडलिंग चार्ज कहाँ है, एट द पोर्ट ऑफ शिपमेंट, जहां से इंपोर्ट हो रहा है, तो ये कॉस्ट ऑफ मशीन at the factory of the US exporter फिर ट्रांसपोर्ट चार्ज फ्रॉम द फैक्ट्री टू द सी पोर्ट, ये भी USA में ही खर्च हुआ है। हैंडलिंग चार्ज है, ये भी USA में ही खर्च हुआ है। तो USA पोर्ट तक लाने का जो खर्चा है वो सारा जुड़ेगा, तो ये मैं सारा जोड़ लूंगा। और मैं आपको बता दूं बाइंग कमीशन एक्सक्लूड करते हैं। ये इंपोर्टर किसी एजेंट को ढूंढता है कि मैं किससे खरीदूं, और इंपोर्टर किसी थर्ड पार्टी जो एजेंट है उसको बाइंग कमीशन दे देता है। ये तो जिससे वो मशीन खरीद रहा है उसके बाद ये पैसे ही नहीं जा रहे, तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो हो सकता है, लेकिन ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स के वैल्यूएशन में यानी कि CIF वैल्यू में ऐड नहीं होगा। उसके बाद फ्रेट चार्जेस अंटिल द इंडियन पोर्ट्स, अंटिल द इंडियन पोर्ट, टिल द इंडियन पोर्ट लिखना चाहिए 2500। तो मैंने बाइंग कमीशन को छोड़कर सब कुछ जोड़ दिया, तो आंसर आया $22,700 में, ऑप्शन ही नहीं है। इन्होंने क्या किया, बाइंग कमीशन भी जोड़ दिया, तो ये गलत होता। नेक्स्ट 97 अगेन, अब इन्होंने ये भी पूछ लिया, ड्यूटी भी पूछ ली। अब ड्यूटी अगर मैं पढ़ाना शुरू करूं तो मैंने 5 घंटे ड्यूटी पढ़ाए हैं, मैं क्या छोड़ूं क्या बताऊं। 1 लाख है, इसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगा 37,500 रेट है, और इसमें सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है 10% का, तो 37,500 का 10% 3750 आ गया। इन टोटल ड्यूटी अगर मैं करूंगा तो 41,250 आ गया। अब जब IGST लगता है तो IGST लगता है जो CIF वैल्यू प्लस ड्यूटी दोनों को जोड़ के,
तो 141250 में मैंने 28% जोड़ लिया और 60% ऑफ 141250 84750 कंपनसेशन सेस आ गया। अब मैं टोटल ड्यूटी अगर जोड़ूंगा तो ये आता है 165550। अब इन्होंने पूछा एसर्टेन द टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग द इंपोर्ट ड्यूटी, तो टोटल वैल्यू 1 लाख प्लस इंपोर्ट ड्यूटी 165550, तो 265550 आएगा। ए विल बी द आंसर 97 का। अब 98, द कस्टोडियन अलाउज द क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम द कस्टम्स एरिया ऑन द बेसिस ऑफ आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर, जो सेक्शन 47 में है। विद इन, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि डिमरेज चार्जेस ये सब कस्टोडियन लगाएगा, कस्टम्स एक्ट में तो नहीं लिखा हुआ है। हाँ, सेक्शन 48 में जरूर लिखा हुआ है कि अगर 30 दिन के अंदर अगर आप क्लियरेंस नहीं करवाते हैं तो ये गुड्स आपको रिलिंक्विशमेंट करना पड़ेगा, वो फॉरफिट कर लेंगे, कॉन्फिस्केट कर लेंगे, सीज कर लेंगे। तो ये मुझे गड़बड़ लग रहा है ये 98। 99, ए कन्वेयंस वेसल मे रीच ए पोर्ट बट मे नॉट अनलोड द गुड्स एट दैट पोर्ट, सच ए फिनोमिनन ऑफ टेम्पोररी स्टे एट ए पोर्ट अदर देन द डेस्टिनेशन पोर्ट वेदर, तो इसको हम लोग ट्रांजिट गुड्स कह रहे हैं। सेम व्हीकल में ड्यूटी ड्रॉबैक पूरा एडमिसिबल है, अगर गुड्स इंडिया आया और उसको पुट टू यूज ही नहीं किया तो 98% का रिफंड मिल जाएगा, आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा। तो बाय दिस वी कंप्लीट, तो हमने सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस का दिसंबर 2020 का कंप्लीट 1 से लेकर 100 का सॉल्यूशन कर लिया। मैं हूं सीएस केके अग्रवाल और हमारी वेबसाइट है taxbykk.com, उसको जरूर से विजिट कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको बहुत सारी अच्छी बातें मिलेंगी आने वाले वक्त में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।